हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज हमारे यूनिट नंबर 2 की जो एमसीक्यू क्लास है उसके ये 5वां भाग है और लास्ट क्लास है। तो उसके बाद इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस पे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और कल से हम लोग बच्चे क्या करेंगे, फिर अपने एक नए सिरे से तीसरी यूनिट शुरू करेंगे। अभी तक की जो 2 यूनिट हैं वो बेसिक थी, बहुत ज्यादा आपको उसके अंदर शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अब आएगा आपका असली मजा, अगली जो 3 यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। तो उससे पहले आज ये खत्म कर लेते हैं और हम 10 क्वेश्चन एक भाग के प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको अनुमान लगे कि हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट को पढ़ के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनने वाले हैं। देखो भाई, क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। आणविक निदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो भाई, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, मॉलिक्यूल्स की सहायता से, डीएनए आरएनए प्रोटीन की सहायता से हम किसी बीमारी को डिटेक्ट करते हैं या उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। उसके बारे में स्टेटमेंट है, पहली है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक डिटेक्ट डिजीज बाय एनालाइजिंग डीएनए और आरएनए। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स जो है वो बीमारियों का पता कैसे लगाती है, डीएनए और आरएनए के आधार पे। फिर बोला कि पीसीआर बेस्ड मेथड आर वाइडली यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। जब भी हम आणविक निदान मेथड का यूज करते हैं तो उसके अंदर पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के ऊपर आधारित विधियों का उपयोग किया जाता है। फिर है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कैन आइडेंटिफाई पैथोजेंस इवन बिफोर कल्चर रिजल्ट बिकम अवेलेबल। आणविक निदान संवर्धन परिणाम उपलब्ध होने से पहले ही रोग जनकों की पहचान कर सकता है। यानी आणविक निदान मेथड से हम लोग जो बीमारियां, जो पैथोजेंस है ना, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी जो कल्चर, उनकी संख्या में ग्रोथ बहुत ज्यादा होने के से पहले भी। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ऑलवेज रिक्वायर विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आणविक निदान के लिए हमेशा एक व्यवहार्य यानी एक विजिबल साइज का सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। देखो भाई, यहां पर आपसे पूछा कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही पूछा आपसे। तो देखो यार, जितने भी स्टेटमेंट आप सभी के सामने चारों लिखी हुई हैं, चारों स्टेटमेंट में से आपको एक फील आई होगी चौथी स्टेटमेंट में कि विएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप के हो सकते हैं, विएबल भी हो सकते हैं, नॉन विएबल भी हो सकते हैं। अब एक बार मुझे बता दो कि ये जो विएबल का मतलब क्या है। मतलब विएबल एक कई बार हम ऐसे यूज करते हैं कि विजिबल हो। नॉर्मली इसका मीनिंग आप ऐसा कह सकते हो लिविंग। इसका लिविंग शब्द, इसका मीनिंग एक्चुअल में निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो हमें हमें जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड यूज करते हैं उसके लिए हमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसको उसकी नीड नहीं है। मॉलिक्यूल जैसा भी बीमारी फैलाने वाला वो डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो आपका मॉलिक्यूल, कैसा विएबल हो या नॉन विएबल हो, सबको डिटेक्ट किया जा सकता है। 4 वाला गलत है, बाकी जो तीनों पहले वाले मैंने पढ़ के बताए कि भाई डीएनए आरएनए के आधार पर किया जाता है, पीसीआर मेथड का यूज किया जाता है, ये मेरी बात आपके सारे की सारी सही होंगी। दूसरा फिर एक असर्शन दे रखा है, रियल टाइम पीसीआर या जिसको क्यूपीसीआर भी बोलते हैं, इज कॉमनली यूज्ड फॉर पैथोजन डिटेक्शन। अब ये रियल टाइम पीसीआर मैंने पढ़ा था आपको कंसेप्टों में। इसने कहा कि रियल टाइम पीसीआर जो है वो कॉमनली यूज की जाती है पैथोजन के डिटेक्शन के लिए। रीजन है कि रियल टाइम पीसीआर अनेबल एम्प्लीफिकेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ टारगेट न्यूक्लिक एसिड यूजिंग फ्लोरोसेंट सिग्नल। एक्चुअली इन्होंने बोला है कि भाई क्योंकि जो क्यूपीसीआर है ना वो फ्लोरोसेंट सिग्नल की सहायता से उनका उपयोग करके जो टारगेट, जो लक्ष्य आपका न्यूक्लिक एसिड के प्रवर्धन और जो रियल टाइम उसकी मॉनिटर, उसकी निगरानी करने को सक्षम बनाता है। तो भाई क्या बात सही है, रियल टाइम पे हम निगरानी रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, किसकी सहायता से, फ्लोरोसेंट सिग्नल की सहायता से, डाई की सहायता से। रियल टाइम में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है उसकी, क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भाई यहाँ पर जो आपकी ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, इसलिए इसका यूज भी किया जाता है। आप भी समझ गए होंगे, बाकी आपको पढ़ना हो तो ये पूरी स्टेटमेंट आप सभी के इसलिए बनाई गई है। मैं आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं
तो जो मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट सिखा दिए हैं, उन कंसेप्टों के आधार पे मैं आप सभी को ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए फिर मैं एक ऑप्शन छोड़ता हूं कि आप लोगों के लिए स्टेटमेंट ये एक्सप्लेनेशन बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। फिर भाई एक डिकम्पोज बॉडी है और हमें संदेह है कि वो उसकी मृत्यु हुई है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बीमारी से, और हमने जो फिर सीएसएफ कलेक्ट किया उसके ऑटोपसाई करने के बाद में वो कल्चर निगेटिव है। क्यों? ड्यू टू प्रियर एंटीबायोटिक थेरेपी के कारण। विच लेबोरेटरी मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रैपिड पैथोजन डिटेक्शन। एक विघटित हो चुका शरीर के बारे में संदेह है कि उसकी मृत्यु बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से हुई है, और पूर्व एंटीबायोटिक चिकित्सा के कारण ऑटोपसाई के दौरान हमने जो सैंपल एकत्र किया गया है उसमें हमें निगेटिव मिला है रिजल्ट। तो तेजी से रोगजनक का पता लगाने के लिए हम कौन सी प्रयोगशाला विधि का उपयोग करेंगे? बताइए। एंटीबायोटिक से जो हमें सैंपल चाहिए था उसमें से बैक्टीरिया को हमने पहले ही ट्रीटमेंट से नष्ट किया हुआ है, लेकिन बीमारी डेथ उसकी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से हुई है। तो कौन सा मेथड होगा जो उसको पहचान पाएगा? तो देखो, आपने एक मेथड पढ़ा था पीसीआर। पीसीआर में हम क्या करते हैं, पीसीआर के अंदर हमें कोई छोटा सा भी पार्टिकल मिल जाए तो उस पार्टिकल को, उस मॉलिक्यूल को हम लोग उसकी कई कॉपियां बना सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर बैक्टीरियल जो आपके डिजीज है उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक अगर ट्रीटमेंट लिया है तो संख्या बहुत कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो पीसीआर से हम छोटा सा भी हमारे पास में कोई टुकड़ा मिल गया तो उसको पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद में हम क्या करेंगे मेरे भाई, फिर उससे पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीआर के अंदर हम डीएनए आरएनए वगैरह जो हमारे पास होते हैं ना, जो डेड व्यक्ति के सैंपल्स होते हैं, उन्हीं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया है ना जो है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि पीसीआर मेथड में हम जब यूज करते हैं तो इसके अंदर हमें जरूरी नहीं कि हमारे पास डेड या लिविंग पार्टिकल हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो डेड पार्टिकल भी उससे पता लग जाएगा। देखो, मृतक को मृत्यु से पहले मजबूत एंटीबायोटिक दवाएं दी गई थी। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसके कारण मृत शरीर के मस्तिष्क की जो आपका आपका जो ये आपका सेरिब्रम सेमी फ्लूइड है, इससे लिया गया सैंपल जो है ना वो पेटेड इसमें विकसित नहीं हो पाता। तो ग्राम स्टेनिंग भी अत्यधिक विघटित नमूनों या बहुत कम बैक्टीरिया होने पर अवसर विफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में पीसीआर आधारित जो हमारा मोलिकुलर डायग्नोस्टिक मेथड है सबसे उत्कृष्ट और अचूक विधि है। पीसीआर को काम करने के लिए जीवित बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं होती। ये मृत, खंडित और एंटीबायोटिक द्वारा नष्ट किए गए जो बैक्टीरिया के टुकड़े हैं ना, उनके जो डीएनए है उसको भी आसानी से टारगेट करके एम्पलीफाई कर सकती है, जिससे हम लोग मेनिंजाइटिस का वास्तविक जो रोगजनक है ना उसका तेजी से पता कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। पीसीआर लिखा हुआ है, पीसीआर में क्या करते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं क्या? फिर आरटीपीसीआर में क्या करते हैं? अच्छा, ये क्यूपीसीआर में क्या करते हैं? और मल्टीप्लेक्स पीसीआर। देखो, पीसीआर के मैंने आपको सारे के सारे टाइप समझाई थी। अगर आपको याद हो तो मेरे भाई पीसीआर की मैंने आप सभी को ये सारी की सारी टाइप्स आप सभी को समझाई गई थी मेरे द्वारा। ठीक है, सारी की सारी टाइप्स आप सभी को ये पीसीआर की समझाई गई थी। अब चारों टाइप में बोला है कि बताओ मैच करो सभी को, जो चारों के चारों को मैच करो। अभी आप कहोगे सर देखो पीसीआर मेथड से सामान्यतः हम क्या करते हैं, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, यही करते हैं ना। अब कहोगे सर ये जो पहला ऑप्शन ये पहले से मिल रहा है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि पहले का ऑप्शन पहले से मैच हो रहा है। अब उसके हिसाब से तो ए ऑप्शन में दिया गया है तो बाकी अपने आप मैच है। एक अपने ऐसे मैच करो, दूसरा अपने आप मैच हो जाएंगे। तो ये चारों ही बिल्कुल सही दिए गए हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस जो मैं ऐसे लेके आता हूं ना, अभी मेरा प्राइमरी एम क्या है, मेरा प्राइमरी एम अभी ये है कि आपको एमसीक्यूज के माध्यम से भी नॉलेज दी जाए। नॉलेज का मतलब है कि आपने जो कंसेप्टों में सीखा उसको यहां से भी सीखो। ये चार मेथड का, चारों का बिल्कुल स्पेसिफिकेशन, चारों मेथड्स का बिल्कुल किसका क्या फंक्शन है सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। तो आज इसको याद भी कर सकते हैं, आज के बाद से इसको याद भी रख लेंगे। कंसेप्ट में पढ़ा हुआ याद है नहीं है एक अलग बात है, लेकिन इसको आप आज के बाद जरूर याद कर लेंगे। ठीक है। विच मोलिकुलर टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिटेक्टिंग एन आरएनए वायरस सच एज SARS-CoV-2। ये आरएनए वायरस जो है उनको पता लगाने के लिए कौन सी मोलिकुलर टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? और आरएनए वायरस के बारे में आप जानते हो मेरे भाई, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का यूज करते हैं हम लोग। डीएनए वायरस होता है तो डायरेक्टली हम लोग पीसीआर का यूज करते हैं। आरएनए वाले वायरस जो है उनका पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड का यूज किया जाता है और उसी को बोला जाता है आरटीपीसीआर। ठीक है, ओके सर। छठा देखो, ये कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है मल्टीप्लेक्स पीसीआर के बारे में।
अभी अभी आपने पढ़ा था सर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो है उसका यूज क्यों करते हैं? एक साथ डिटेक्शन करना बहुत सारे टारगेट का एक साथ डिटेक्शन करने के लिए मल्टीपल पीसीआर करते हैं। कई प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स के एक साथ एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। यहां भी क्वेश्चंस आपको फिर से वैसा ही दे दिया गया है मेरे भाई कि मल्टीपल पीसीआर के बारे में बताओ। मल्टीप्लेक्स टारगेट जीन कैन बी एम्पलीफाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर रिड्यूस रीजेंट कंजप्शन, ओके। मल्टीप्लेक्स पीसीआर रिड्यूस डायग्नोस्टिक टर्न अराउंड टाइम। मल्टीप्लेक्स पीसीआर कैन एम्पलीफाई ओनली वन टारगेट जीन पर रिएक्शन। चार ऑप्शन है, चार में से आपको साफ तौर पे एक गलत दिख गया होगा, चौथे वाला कि एक ही सैंपल को नहीं कर सकती, मल्टीपल सैंपल को एक साथ डिटेक्ट करने के लिए तो इसका यूज किया जाता है। तो पहले तीनों सही है, टाइम घटा देती है, और जो दो ऑप्शन पहले वाले वो आसानी से लिखे हुए हैं आपके पास में। सातवां क्वेश्चन, 16S आरएनए जीन जो है, जीन सीक्वेंसिंग, ये वाइडली यूज की जाती है बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। रीजन क्या है कि 16S आरआरएनए जो जीन है वो कंजर्व एज वेल एज वेरिएबल रीजन दोनों ही आपके यूजफुल होते हैं बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी के लिए। मतलब 16S आरआरएनए जीन जो सीक्वेंसिंग मेथड है उसका व्यापक रूप से हम बैक्टीरिया की पहचान के लिए यूज करते हैं। कारण क्या है दिया इसने कि 16S आरआरएनए जीन में जो संरक्षित के साथ साथ जो परिवर्तित क्षेत्र होते हैं वो बैक्टीरिया के वर्गीकरण के लिए उपयोगी होते हैं। देखो दो प्रकार के रीजन होते हैं, कंजर्व रीजन होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, एक रीजन होते हैं वेरिएबल जो कि अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर बदल सकते हैं मेरे भाई। इसने कहा कि दोनों ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में काम आते हैं, इसीलिए हम लोग बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में इस 16S आरआरएनए जीन का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल यहां पर दोनों ही सही बातें हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखोगे तो फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी और जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में जब किसी अज्ञात बैक्टीरिया की पहचान करनी होती है तो 16S आरआरएनए जीन सीक्वेंसिंग को हम गोल्ड मानते हैं। इस विशिष्ट जीन को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसकी जो आपकी इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर है वो अद्वितीय है। 16S आरआरएनए जीन में कुछ क्षेत्र अत्यधिक कंजर्व होते हैं और सभी बैक्टीरिया में बिल्कुल समान होते हैं, और इसके साथ ही इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे जो परिवर्तनीय होते हैं जो कि अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग जाति के हिसाब से अलग होते हैं। तो जातियों को भी पहचाना जा सकता है और बैक्टीरिया है या नहीं इसका भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन, एक फोरेंसिक लेबोरेटरी रिसीव हुआ उसको टिश्यू एक कहीं संदेह एंथ्रेक्स विक्टिम से, मतलब एंथ्रेक्स बीमारी का संदिग्ध पीड़ित है, उससे एक उत्तक प्राप्त होता है। कल्चर निगेटिव है, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी हमने बढ़ा करके टेस्ट किया तो निगेटिव आया। क्योंकि मृत्यु से पहले एंटीबायोटिक दिए गए थे तो कौन सी जांच सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगी? फिर से वही बात आ गई मेरे भाई। अब यहां बात आ रही है सर हमारे पास में किसकी? फिर से एंथ्रेक्स से पीड़ित। एंथ्रेक्स की बीमारी किससे होती है बताइए? एंथ्रेक्स ऑब्वियस ही बात है सर बैक्टीरिया से होती है। एंथ्रेक्स, हाँ बिल्कुल। एंथ्रेक्स जो है बीमारी ये बायोटेररिज्म एजेंट है, मतलब कई बार युद्धों में भी यूज किया जाता है। एंथ्रेक्स के जो बीजाणु हैं उनको छोड़ दिया जाता है दूसरे दुश्मन के देश के सेना के ऊपर, जिससे क्या होता है फिर वो पीड़ित हो जाती है बीमारी से और उनको घातक बीमारियां हो जाती है बच्चे। तो एंथ्रेक्स एक एजेंट है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया का कारण होता है। और मैंने कहा था कि बैक्टीरिया को अगर तुम मार भी दो एंटीबायोटिक दवाई देकर के तो उसके बाद भी उसके डेड पार्टिकल को भी पीसीआर मेथड से एम्पलीफाई किया जा सकता है, तो आसानी से हम लोग जांच कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चे फिर से क्यूपीसीआर, आरटीपीसीआर, 16S आरएनए सीक्वेंसिंग, मल्टीप्लेक्स पीसीआर। देखो ये है ना, और ये बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन, आरटीपीसीआर आरएनए वायरस, क्यूपीसीआर जो है आपका क्वांटिटेटिव पैथोजन डिटेक्शन। तो सारे के सारे मैच आप सभी को दिख ही रहे हैं मेरे भाई, सारे सही है, बी वाले ऑप्शन में लिखा है। ये पढ़ चुके इसलिए मैंने ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हमेशा मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन के ऊपर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है, और इसके साथ में ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, लेकिन आप एक बार इस पर खुद से काम करोगे। जितने 9 क्वेश्चन मैंने जिन कंसेप्टों पे करवाए हैं उन्हीं कंसेप्टों का कंक्लूजन आपके क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मिलेगा। जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस ऐसे आप पढ़ोगे ना मेरे भाई, ऐसी सिचुएशन वाले क्वेश्चंस आप लोग पढ़ोगे, तभी आप सभी को वो सारी चीजें मिल पाएंगी, वो सारे आपके फैक्टर क्लियर हो पाएंगे जैसे एग्जाम के अंदर आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ये देखते रहोगे तो देखो देखते ही रह जाओगे। जो मिलता है, जो जहां से डेटा आपको मिलता है, जो कंसेप्ट आपको जहां से मिलते हैं मेरे भाई, लग जाओ, बस जी जान से उस चीज के ऊपर लग जाओ हर हालत में। चलिए बच्चे, सो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से अब आपकी लंबी लंबी क्लास चलेंगी। अब आपकी यूनिट नंबर 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। जय हिंद भाई।